हाँ, तो इस टॉपिक में हम ये बोल रहे थे कि वोल्टेज, हाई वोल्टेज की वजह से जो मेटल होगा ना यहाँ पे, जो ये इलेक्ट्रोड्स का मेटल है, ये वेपराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा फौरन ही मेटल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इतने ठंडे पानी में डिप्ड है, तो जैसे ही वेपर बनेगा वैसे ही कंडेंस भी हो जाएगा और फौरन कंडेंस होके इसी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वाटर है, इसके अंदर आपको एक गोल्ड का सोल्यूशन मिल जाएगा पानी में। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग्स आर्क मेथड। यही बता रखा है आपको इसके अंदर। ठीक है, नीचे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें यही समझा रखा है ब्रेडिग्स आर्क मेथड में, ये डायग्राम। ठीक है, अगला जो मेथड है पेप्टाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑलमोस्ट हर साल इस पे क्वेश्चन आया है पेप्टाइजेशन मेथड के ऊपर। तो पेप्टाइजेशन होता क्या है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, आपने प्रेसिपिटेट बनाया, दो सॉल्ट्स को डिसॉल्व करा, उसका प्रेसिपिटेट बना, उस प्रेसिपिटेट को आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो क्या करोगे, ये आपका था, इसके अंदर आपका वाटर था, ठीक है, या कोई भी सॉल्वेंट था, और नीचे आपका कुछ प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन एनायन दोनों होते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स होंगे, ये सिलेक्टिवली या तो कैटायन या फिर एनायन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। सारे के सारे पार्टिकल्स पे या तो कैटायन एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे मान लो ये कोलॉइडल का पार्टिकल है, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला KCl। अब KCl में से या तो पोटेशियम इसके सरफेस पे चिपक जाएगा K+, या फिर Cl- इसके सरफेस पे चिपक जाएगा। सारे पार्टिकल्स के सरफेस पे या तो K+ या Cl- चिपक जाएगा। अब सारे पार्टिकल्स में मान लो पोटेशियम K+ चिपक गया, तो सारे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और फिर आप इसको शेक कर दोगे। जब आप इसको शेक कर दोगे, तो शेक करने से क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स ऐसे करके फैल जाएंगे इसके अंदर। और क्योंकि अब सारे पार्टिकल्स पे सेम चार्ज है, सेम पॉजिटिव चार्ज है सब पार्टिकल्स पे, पोटेशियम एब्जॉर्ब कर लिया सबने, तो ये वापस सेटल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वापस सेटल होने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और एक दूसरे के पास पास आने से, क्योंकि सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, जैसे KCl डाला, इसे बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, जो जिसकी वजह से पेप्टाइजेशन हुआ है। तो पेप्टाइजेशन है क्या? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है प्रोसेस पेप्टाइजेशन का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले टॉपिक में, मतलब इन तीन मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पेप्टाइजेशन ही है। पेप्टाइजेशन को ढंग से कर लेना। तो उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स अगला मेथड है। प्योरिफिकेशन का मतलब, अगर जो कोलॉइड हम बनाते हैं, मैंने क्या बताया, कोलॉइड बनाने में जैसे अभी हमने देखा पेप्टाइजेशन से कोलॉइड बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना हम उसके अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट एड्सॉर्ब हो जाता है वो हो जाता है, जो एड्सॉर्ब नहीं होता वो तो पड़ा रहता है ना उसके अंदर, वो ऐसे ही रहेगा फ्री स्टेट में कोलॉइड के अंदर। और उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, नॉन कोलॉइडल पार्टिकल्स भी हो, यानी 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स भी हो, या 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स भी हो। तो बेसिकली बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटी हैं, जो कोलॉइडल रेंज में नहीं आते, उनको रिमूव कर दिया जाता है बहुत इजीली। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा सकता है, और सम अदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ सरफेस पे, और बाकी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। अब मेथड्स क्या है प्योरिफिकेशन के, वो दे रखे हैं आप। तो यहाँ बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड दे रखे हैं प्योरिफिकेशन के। सबसे पहला मेथड है जिसमें डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक टैंक लेंगे, ठीक है, इसको हम वाटर से फिल कर देंगे, या फिल नहीं करेंगे वाटर से एक्चुअली, इसके अंदर हम टैंक के अंदर ऐसा सिस्टम बनाएंगे कुछ कि एक तरफ से वाटर एंटर करेगा और दूसरी तरफ से वाटर बाहर निकलेगा। तो ये ऐसा टैंक है, यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है और यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस टैंक के अंदर हम यहाँ पर एक एनिमल मेम्ब्रेन में या डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर कोलॉइडल सोल्यूशन ले लेंगे। अब इस कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स कोलॉइड के हैं, और कुछ इम्प्योरिटी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसको टैंक को, जब एक तरफ से वाटर अंदर आ रहा है, एक तरफ से वाटर बाहर जा रहा है, तो इसमें जो छोटे, ये जो हमने बैग लिया है ना, डायलिसिस बैग, इसकी जो पोर्स होती हैं, उनका साइज इतना छोटा होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल नहीं निकल पाते।
तो फ्रेश वाटर एक तरफ से अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, जितने भी स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स की सोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी, वो बाहर निकल के इस वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे, और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो इस बैग के अंदर रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। ठीक है। इसी प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटी हमारी इलेक्ट्रोलाइट है, चार्ज्ड है, ठीक है, तो हम इसके अंदर एनोड और कैथोड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क क्या है, यहाँ पे ये लगा रखी है हमने एनोड और कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखी है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, अगर पॉज के कैटायन जो है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ भागेंगे, और जो एनायन है नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएंगे। देखो ये दे रखा है ना, साइन बना रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों जो है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्योरीफाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से बस ये डायलिसिस ही होता है, लेकिन प्रोसेस को ज्यादा फास्ट बना देता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो तीसरा प्रोसेस है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है वो उसके पोर्स जो है दे आर लार्ज, जिससे कोलॉइडल पार्टिकल भी पास हो जाते हैं। ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके पोर्स काफी बड़े होते हैं, तो कोलॉइडल पार्टिकल भी उससे पास हो जाते हैं। तो अगर हम इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को एक सोल्यूशन में डिप कर दें, जिस सोल्यूशन को बोला जाता है कोलॉइडियन, ठीक है, इस सोल्यूशन को बोला जाता है कोलॉइडियन। अब ये कोलॉइडियन एक्चुअल में सोल्यूशन होता है क्या है, ये है 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस। नाइट्रोसेल्यूलोस वो मटेरियल है जिसका जनरली पेपर बना हुआ होता है। तो अगर 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस के अंदर डाल दें हम, जो अल्कोहल में डिसॉल्व है और ईथर के अंदर डिसॉल्व है, तो क्या होगा, उसके जो पोर्स का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो पहले नाइट्रोसेल्यूलोस के अंदर वो करेंगे, डिप करेंगे, और उसके बाद उसे हार्ड करने के लिए बाद में मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल कहते हैं या फॉर्मल्डिहाइड का साइंटिफिक आईयूपीएसी ने मिथेनॉल है, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में डिप करके फिर ड्राई कर लेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करेंगे किसमें, कोलॉइडियन में। कोलॉइडियन एक्चुअल क्या है, 4% सोल्यूशन है नाइट्रोसेल्यूलोस का। ठीक है। और जब वो इसके अंदर डिप करने के बाद फॉरन डिप कर देंगे फॉर्मल्डिहाइड में या मिथेनॉल में, कुछ भी कह लो इसे। जैसे इसके अंदर आप डिप करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसे ड्राई कर लोगे। तो उससे क्या होगा, फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है वो छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा कि उससे इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूबल इंप्योरिटीज तो पास हो जाएंगी, जैसे इससे हो रही थी डायलिसिस बैग से, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं हो। तो इस तरीके से अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जाएगा, और उसी से हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को या कोलॉइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये जो डिफरेंट टाइप के कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली चीज जो दे रखी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलॉइडल पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो तो करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल ऑर्डर पे शो करते हैं। यानी कि अगर एक चीज में मैं एक टैंक के अंदर मैं डाल दूं 0.5 मोलर NaCl, जो कि एक ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है, और दूसरे टैंक में मैं डाल दूं सेम कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर कोलॉइडल सोल्यूशन बना दूं, ठीक है। एक टैंक में ट्रू सोल्यूशन बना दें और दूसरे टैंक में 0.5 मोलर सेम कॉन्सेंट्रेशन का ट्रू सोल्यूशन बना दें, लेकिन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसमें बहुत ज्यादा होगा और इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हालांकि किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मोलर की जगह मोलल ले लेते हैं, क्योंकि मोलालिटी पे करता है तो ज्यादा ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा। तो अगर दोनों की मोलालिटी सेम है, उसके बावजूद कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जो डिप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, कोई सी भी कॉलिगेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का तो एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोगे वो ज्यादा उसकी वैल्यू आएगी ट्रू सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन में उसकी वैल्यू जो है वो लोअर आएगी, स्मॉल ऑर्डर वैल्यू होगी। इसका रीजन ये होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से ये जनरली एग्रीगेट होते हैं कई पार्टिकल्स का, तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर भी कम हो जाएगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो तो करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल, लेकिन उनका ऑर्डर जो है, उनकी वैल्यू जो है वो कंपेयर टू अ ट्रू सोल्यूशन कम होती है। दूसरा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये कोलॉइडल सोल्यूशन शो करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन। किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन से जब ये पास करती है लाइट, तो उसका स्कैटरिंग को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
नॉर्मली टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व तब किया जाता है जब आप आने वाली या पास होने वाली लाइट को राइट एंगल से ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल ये टैंक है, इसके अंदर एक कोलॉइडल सोल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर आप एक टॉर्च लाइट डाल देते हो, यहाँ से टॉर्च लाइट निकल रही है और ये लाइट ऐसे करके इससे पास हो रही है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा, यहाँ मैं एक आई बना देता हूँ, ये आपका ऑब्जर्वर है। जब आप ऊपर से देखोगे यानी राइट एंगल से देखोगे, लाइट का पाथ है ये लाइट का पाथ है, और जब आप इसे ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तभी आप इस लाइट के पाथ को देख पाओगे, कोलाइड टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर आप सेम डायरेक्शन से, यहीं जहां से टॉर्च की लाइट आ रही है वहीं से देखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो द पाथ ऑफ द लाइट विल नॉट बी विजिबल टू यू। So colloidal effect can be observed only when viewed from the top. नॉर्मली होता क्या है, जब ये लाइट आती है, ये लाइट निकल कर आ रही है, कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी तो क्या होगा, जब ये लाइट कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी तो ये कई तरीके से जा सकती है। ये ऐसे स्कैटर हो सकती है, ये ऐसे स्कैटर हो सकती है, ये ऐसे स्कैटर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो अगर ये जो वर्टिकली अपवर्ड स्कैटर होगी, इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगी, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे नीचे से तो दिखाई देगी। ठीक है, और आप ये जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से टकरा के ये लाइट आ रही है, इस पार्टिकल को ही देख पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल था, यू विल बी एबल टू सी दिस पार्टिकल वेरी इजीली इफ यू व्यू इट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये है आपका टिंडल इफेक्ट। उसके बाद टिंडल इफेक्ट के होने के लिए कुछ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है इसके अंदर। इसी पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता टिंडल इफेक्ट होता क्या है, नेसेसरी कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। तो नेसेसरी कंडीशन दो हैं, द डायामीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, यानी जो डीपी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होगा तो चलेगा। जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी बहुत छोटे पार्टिकल नहीं होने चाहिए। दूसरा रीजन है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड हैव डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जैसे वाटर के अंदर जो भी कोलॉइडल पार्टिकल है, तो वाटर के और जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, उन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है या नियरली सेम है तो टिंडल इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, Tyndall effect will only be observed if the refractive index of dispersed phase dp and dispersion medium are very different from each other. तीसरी चीज है कलर। कोलॉइडल पार्टिकल्स कलर कैसे शो करते हैं, तो कलर जो है कोलॉइडल पार्टिकल को उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट कौन सी स्कैटर करेंगे वो डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे। एग्जांपल दे रखा है जैसे फाइनेस्ट गोल्ड सोल्यूशन। फाइनेस्ट गोल्ड सोल्यूशन का मतलब गोल्ड के पार्टिकल जब बहुत छोटे होते हैं तो फाइनेस्ट गोल्ड सोल्यूशन रेड कलर का दिखाई देता है। अगर गोल्ड के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर पर्पल दिखाई देने लगता है, और अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ब्लू दिखाई देने लगता है, और अगर और ज्यादा बड़ा हो जाए पार्टिकल तो फाइनली जाके गोल्ड का सोल्यूशन गोल्डन दिखाई देता है। तो गोल्ड का सोल्यूशन गोल्डन दिखाई नहीं देता जब तक गोल्ड के पार्टिकल का साइज इज नॉट लार्ज इनफ। बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा तो रेड दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पर्पल, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ब्लू। जब गोल्ड के पार्टिकल का साइज नियरली 1000 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा तब जाके वो गोल्डन दिखाई देता है। तो साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है, और उसी से डिसाइड होता है कि कलर क्या होगा। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्स का जो है अगर ऑब्जर्व करोगे, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कि ये जिगजैग पाथ में ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं हमेशा, और इसी की वजह से वॉल से टकराते रहते हैं। और इसी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही कोलॉइड स्टेबल होते हैं। इसी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, वरना अपने आप सेटल डाउन हो जाए जैसे सस्पेंशन में होता है। तो बड़े साइज के पार्टिकल है, थोड़े टाइम उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल क्यों सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट होती है। और ब्राउनियन मूवमेंट किस वजह से होती है, खुद ब्राउनियन मूवमेंट का होने का रीजन क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। स्मॉलर द साइज द लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा पार्टिकल का और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उतना ही ज्यादा मोशन होगा। Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of particles by the molecules of dispersion medium. तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट होती है उनकी, अनबैलेंस तरीके से टकराते हैं किससे, डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से, इस वजह से होता है। दिस डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। तो सॉल यानी कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए यही चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही पार्टिकल्स को सेटल होने से रोकती है, सेटल होने से बचाती है। ठीक है, उसके बाद है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, आपका अगला टॉपिक। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज किस वजह से आता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स आप ऐड करते हैं तो उसकी वजह से चार्ज आता है। लेकिन सिर्फ ये अकेला रीजन नहीं है, चार्ज जो है वो 3 रीजन से आ सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लें सॉल्ट पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। अभी मैंने ब्रेड एक्सार्क मेथड कराया था आपको, जो कि जब बहुत हाई वोल्टेज करंट उससे पास करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ठंडे पानी में सेटल होने लगते हैं। तो उतना हाई वोल्टेज चार्ज पास करते हुए क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं पार्टिकल्स। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की वजह से भी उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि वो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो कोई ना कोई आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे जब आप सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड करते हो मिक्स, तो पहले तो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर आयोडाइड का, AgI का प्रेसिपिटेट बनता है। इस AgI के प्रेसिपिटेट के ऊपर I माइनस के आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये बन जाता है नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर आप उल्टा करोगे, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालोगे, यानी सिल्वर ज्यादा है उसके अंदर, तब भी AgI का ही प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन क्योंकि इस बार सिल्वर ज्यादा है तो Ag प्लस के आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रीजन हो गए आपके, एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से, और दूसरा कैटायन या एनायन के एड्सॉर्प्शन की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज, सॉरी कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज आ सकता है। तीसरा रीजन जो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो क्या होता है कि मान लो AgI था, जैसे AgI पे I माइनस एड्सॉर्ब हो गया था, AgI पे I माइनस जब एड्सॉर्ब हो गया था तो वो क्या होता है, सोल्यूशन में से काउंटर आयन को भी अट्रैक्ट कर लेता है, अगर काउंटर आयन बहुत ज्यादा, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो आप। तो ये इस केस में तो ये जो दे रखा है आपको, AgI पे I माइनस एड्सॉर्ब हो गया था, फिर उसके ऊपर K प्लस भी आ गया। AgI पे Ag प्लस एड्सॉर्ब हो गया था, फिर उसके ऊपर I माइनस भी आ गया। तो ये डबल लेयर बन गई, इसे बोला जाता है हेमहोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, हेमहोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब एड्सॉर्ब हो जाती है ऑपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो उसे बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इस हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के अंदर जो पहली लेयर होती है वो फिक्स्ड होती है, उसे फिक्स्ड लेयर बोला जाता है। और दूसरी लेयर जो होती है वो मूव कर सकती है, तो उसे बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। तो ये इनके नाम याद रखने, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर। और इन दोनों, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स है, तो अगर ऑपोजिटली चार्ज है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल को जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसमें हेमहोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स का मूव करना। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करोगे उनके ऊपर, तो जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। कोगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो चार्ज पार्ट जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उसका डिस्पर्स्ड फेस को सेटल डाउन कर दें, प्रेसिपिटेट कर दें, डिस्पर्जन मीडियम से अलग कर दें, उस प्रोसेस को बोला जाता है। ओके,
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? बेसिकली आप इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट को रख देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स पे एडजॉर्ब वो है, चार्ज है, एडजॉर्ब हुआ हुआ जो कैटायन या एनायन है, वो उखड़ जाता है उसके ऊपर से, और उसकी वजह से पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो द कोलॉइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड गेट डिस्चार्ज्ड। तो ऑपोजिटली चार्ज अपने जो भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना चार्ज लूज कर देंगे, और चार्ज जैसे ही लूज करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है बाई मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट। अगर मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, उन दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स कर दोगे तो वो एक दोनों दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और उससे म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा, दोनों सेटल डाउन हो जाएंगे। बॉईल करने से हो सकता है, अगर आप बॉईल करोगे, बॉईल करने की वजह से भी जो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ हुआ इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके सरफेस पे चिपके हुआ है, कैटायन या एनायन जो भी चिपका हुआ है, वो उखड़ जाता है बॉईल करने की वजह से, हीट की वजह से, ठीक है। तो उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे पार्टिकल्स कोलाइड के, और फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस जो बताया था हमने, डायलिसिस से प्योरीफाई करने का मेथड था। डायलिसिस से क्या होता था, डायलिसिस बैग के अंदर जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते थे या सोल्यूबल चीजें होती थी जो एक्स्ट्रा हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल का पार्ट नहीं है, वो निकल जाती थी। अगर इसी डायलिसिस को आप बहुत देर तक करते रहो, मान लो प्योरीफाई करने के लिए आधा घंटा लगता है, और लेकिन आप उस प्रोसेस को आप 1 घंटे 2 घंटे कर दो, तो क्या होता है, जो एड्सॉर्ब हुए हुए जो कैटायंस एंड आयंस है ना, एड्सॉर्ब हुए हुए जो इलेक्ट्रोलाइट है कोलॉइड के पार्टिकल पे, वो भी उखड़ जाता है, और वो भी बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाएंगे, और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। आखिरी जो मेथड है इसका, वो है बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव आयंस हो जिसके अंदर, वैसे सारे इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो आप पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालो जिसमें हाई नेगेटिव वाले आयंस हो, तो ऑपोजिट आयन सेटल डाउन कर देंगे, ठीक है। एक्सेस डाल देते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे मान लो ये इसको गवर्न करने के लिए हार्डी-शेल्स रूल आता है। अब इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन हमेशा आता है हार्डी-शेल्स रूल पे। डेफिनेशन नहीं आएगी हार्डी-शेल्स रूल, क्वेश्चन ये आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट पढ़िए, इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट को आपको कोगुलेट करना है, तो कौन से चाहिए होंगे इसको कोगुलेट करने के लिए, नेगेटिवली चार्ज को कैटायंस चाहिए होंगे। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी एल्यूमिनियम 3+ में, उससे कम होगी बेरियम 2+ में, उससे कम होगी सोडियम 1+ में। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, वैसे वैसे कोगुलेटिंग पावर या सेटल डाउन करने की पावर भी कम होती जाएगी। तो हार्डी-शेल्स रूल यही कहता है कि it has been observed that generally greater the valency of flocculating ion added, greater is the power और टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लॉक्यूलेटिंग आयन पे, इन्हें कहते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग आयन या कोगुलेटिंग आयन, सेटल करने के लिए डाले गए। तो जितना उनमें ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा उनकी फ्लॉक्यूलेटिंग पावर होगी। तो नेगेटिव चार्ज सॉल्व के लिए ये वाले तीनों देखेंगे। अगर पॉजिटिव सॉल्व है, पॉजिटिव कोलॉइड है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए नेगेटिव आयंस चाहिए होंगे। तो नेगेटिव आयंस के अंदर देखो चार दे रखे हैं आपको, इस पे 4- चार्ज है, इस पे 3- है, इस पे 2- है, और इस पे 1- है। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर इसी तरीके से होगा सेटल डाउन करने का, ठीक है। हम्म तो ये हो गया हार्डी-शेल्स रूल, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कर लेना। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स देख लेते हैं। अब लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो इनको सेटल डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम से कोगुलेट करना या अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको करने के लिए बहुत सिंपल सी दो टेक्निक करनी होती है। आपको क्या करना है, पहले तो इनके बीच की अट्रैक्शन को कम करना है, ठीक है। तो आप इसमें पहले देखो ये लिखा है, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो ये दो फैक्टर्स क्या हैं? चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। एक तो चार्ज उन पे एडसॉर्ब होता है जो उनको सेटल नहीं होने देता, और उनका सॉल्वेशन यानी वो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड, हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। तो चार्ज हटाने के लिए तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे अभी हार्डी-शेल्स रूल में पड़ा। और दूसरा हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है, उसको हटाने के लिए, सॉल्वेंट को हटाने के लिए क्या डालते हैं हम, उसके अंदर एक सुटेबल सॉल्वेंट डालेंगे, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल। ये क्या करता है, जो उसके ऊपर एडसॉर्ब हुए हुए इलेक्ट्रो वो होंगे, उसके सराउंडिंग में जो सॉल्वेंट होगा, उसको रिमूव कर देगा, उसे ड्राई कर देगा बेसिकली, ठीक है। सराउंडिंग सॉल्वेंट को रिमूव कर देगा, और जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाएंगे।
ठीक है। इथेनॉल मिथेनॉल डालने की वजह से क्या होता है कि वो वाटर के साथ बाइंड करके उसको इवेपोरेट करते हैं, उसके सराउंडिंग में से रिमूव कर देते हैं, उसके सराउंडिंग में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के सराउंडिंग में से वाटर के रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो काफी हाइड्रेटेड होते हैं। तो ये सुटेबल सॉल्वेंट इथेनॉल मिथेनॉल या ईथर या फिर एसीटोन, ऐसे सॉल्वेंट जो है ना उस हाइड्रेटेड पार्टिकल को डिहाइड्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बाद में आसानी से सेटल डाउन हो जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स क्या है, देखो ये बढ़ाया था हमने कि लायोफिलिक कोलॉइड्स बहुत स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स को लायोफिलिक कोलॉइड्स का यूज करके स्टेबल बनाया जा सकता है। जैसे ये लायोफोबिक कोलॉइड है, इसके अंदर पार्टिकल्स जो है डिस्पर्शन मीडियम के अट्रैक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, और ये बहुत आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं, ये पार्टिकल बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, एक लायोफोबिक के अंदर लायोफिलिक कोलॉइड डाल दो। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड डाल दो तो क्या होगा, लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल, जैसे ये लायोफोबिक कोलॉइड का पार्टिकल है, तो लायोफिलिक के पार्टिकल इसको सराउंड कर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे और इसे हाइड्रेटेड बना देंगे, जिसकी वजह से ये सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले ये इजीली सेटल डाउन हो रहा था क्योंकि ये लायोफोबिक था, और इसने क्या किया, लायोफिलिक कोलॉइड्स ने इसके पार्टिकल्स को सराउंड कर लिया लायोफोबिक को, जिसकी वजह से ये अब इजीली सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। और जो कोलॉइड इसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोला जाता है। फिर ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के अंदर ये दोनों खुद पढ़ लेना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, फॉग मिस्ट रेन कैसे बनती है, मैं बस इतना बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, कि डेल्टा क्यों फॉर्म होते हैं। रिवर वाटर जो होता है वो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, क्ले का, मिट्टी का कोलॉइडल सोल्यूशन होता है रिवर। जब रिवर सी से आके मिलती है, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जैसे रिवर आके सी से मिलती है तो सी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो क्ले को सेटल कर देंगे, क्ले को सेटल कर देंगे तो क्या होगा, जहां पे सी के अंदर, ये सी है, इसके अंदर आके रिवर मिल रही है, तो जिस पॉइंट पे रिवर मिल रही है उस पॉइंट पर ऐसे मिट्टी का पहाड़ जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, बहुत सारा मिट्टी का पहाड़ भी नहीं बनेगा, एक्चुअली एक बड़ा सा लैंड मास सा बन जाएगा जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हुई होगी। तो वो मिट्टी क्यों इकट्ठी हुई होगी, जहाँ पे सी से रिवर मिल रही है, जैसे सी का वाटर आ रहा है वो है कोलॉइड, क्ले डिजोल्व है पानी के अंदर, और सी के अंदर क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बहुत अच्छे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड को सेटल कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे सी के अंदर रिवर मिक्स होगी। इसी सेटल्ड क्ले को बोला जाता है क्या, इसी सेटल्ड क्ले के कोलॉइड को बोला जाता है क्या, डेल्टा। ठीक है, तो सी, जहाँ पे रिवर सी से मिलती है वहां पे डेल्टास इस वजह से बनते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन। ठीक है, और टैनिंग ऑफ लेदर, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, रबर इंडस्ट्री, ये सब है। मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, सबके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक कि जो आपके एयर प्योरीफायर्स होते हैं ना वो इसी बेसिस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ प्लेट्स लगा देते हैं, उसके अंदर कुछ करंट पास करा देते हैं। ठीक है, और जो एयर है उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो उससे टकराकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एयर के अंदर क्यों डिस्पर्स्ड है डस्ट, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ चार्ज कैरी कर रही है, वो इस वजह से सेटल डाउन नहीं हो पा रही, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं पार्टिकल। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल प्लेट से टकराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। जो घर में एयर प्योरीफायर होते हैं ना, मैक्सिमम एयर प्योरीफायर यही होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें करंट पास हो रहा होता है, जैसे एयर उसके अंदर से गुजरती है तो एयर में जितने भी डस्ट के, स्मोक के पार्टिकल्स होंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे स्पेशली, वो उन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट से टकराकर सेटल डाउन हो जाएंगे वहीं पे ही, उस प्रेसिपिटेटर के अंदर, प्योरीफायर के अंदर। ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन भी इसी तरीके से काम करता है। मेडिसिन वाला भी पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। मेन चीज टैनिंग है, जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है। तो टैनिंग के अंदर एनिमल हाइड्स, जो एनिमल की स्किन होती है वो कोलॉइडल होती है नेचर में, प्रोटीन से बनी होती है ना हमारी और एनिमल्स की सबकी स्किन। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो एनिमल हाइड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद उसको टैनिन ऑयल, टैनिन ऑयल का नाम है, जिसके अंदर से सोक किया जाता है, वो जो ऑयल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एनिमल की स्किन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑयल नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही ऑयल के अंदर आप सोक करोगे एनिमल की स्किन को तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा, म्यूचुअल कोगुलेशन की वजह से जो स्किन है वो हार्ड हो जाएगी। तो शूज बनाने के लिए या बेल्ट्स बनाने के लिए,
लेदर को ऐसे हार्ड किया जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा टैनिंग करोगे, जितना ज्यादा टैनिन ऑयल ऐड करोगे, जितनी देर तक सोक करोगे टैनिन में, उतना ही हार्ड हो जाएगा लेदर। आपने देखा होगा जैकेट्स वगैरह के अंदर लेदर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, शूज में या बेल्ट्स में हार्ड होता है, तो इसी तरीके से हार्ड किया जाता है उस लेदर। ठीक है, ये बस रीड करना है आपको। और बाकी क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप हम पढ़ चुके हैं, रबर इंडस्ट्री में इतना कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए, तो ये सब पॉइंट्स एक बार रीड कर लें। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मिस करी है उन्हें बता देना कि मिस ना करें नेक्स्ट टाइम।